नाज़रीन आदाब, खैर मक़दम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। आम आदमी पार्टी की रैली में राजस्थान से आए किसान गजेंद्र की खुदकुशी ने पूरा सियासी उस सिलसिले में कशमकश जारी है। लेकिन इसी बीच दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगकर पार्टी पर लग रहे इल्जामात को कुछ ढूंढने की कोशिश की है। वहीं पार्टी लीडर संजय सिंह महलूक किसान के गांव पहुंचकर मुतासरा कुनबे से उन्होंने मुलाकात भी की है, लेकिन अपोजिशन इसके लिए अभी भी आम आदमी पार्टी को ही जिम्मेदार बता रहा है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम गजेंद्र की खुदकुशी पर बात करेंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे दूसरे हिस्से में उर्दू की। हुकूमत उत्तर प्रदेश ने उर्दू जबान को फरोग देने की जानिब एक बड़ा कदम उठाया है। वज़ीर आला अखिलेश यादव ने इसको लेकर सभी सरकारी महकमों को यह हिदायत दी है कि अब वे उर्दू को दूसरी सरकारी जबान के तौर पर इस्तेमाल करें और उर्दू में आने वाले सभी दरखास्तों पर जो दरखास्तें आती हैं उस पर उसी तरह कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए जिस तरह दीगर जबानों में आने वाली दरखास्तों पर बनाई जाती हैं। हुकूमत के इस फैसले से उर्दू जबान और उर्दू तलबा को कितना फायदा पहुंचेगा अब ये देखने वाली बात होगी। और इन दोनों मौजूआत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफी जनाब सिराज नकवी साहब और कुछ लोगों से हम फोन लाइन पर भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हालात हाजरा। किसान गजेंद्र सिंह की मौत पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन पहली मर्तबा दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस इशू पर अपनी जबान खोली है। केजरीवाल ने एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में माफी भी मांगी है। केजरीवाल ने कहा है कि इस मामले पर सियासत बंद होनी चाहिए और किसानों के मफाद के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाए गए तमाम इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने वजाहत पेश करते हुए कहा कि जिस वक्त गजेंद्र को दरख्त से उतारा गया तब वो जिंदा था और उसे आम आदमी पार्टी के कारकुनान अस्पताल लेकर गए। मुझे पूरा यकीन है 80-90% लोग के दिल में दया कोई ना कोई तो ऊपर जाने की कोशिश है। उनको मुझे लगता है जेन्युइनली उन लोगों को ऐसा नहीं लगा होगा और शायद तो जब ये उसकी बॉडी नीचे उतरी तो पता चला कि वो जिंदा है और उसको तुरंत अस्पताल भेजा गया। कुछ आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स उसको अस्पताल लेके गए। उसके बाद मैंने बोलना शुरू किया और मैंने कहा कि बोलने का बिल्कुल मन नहीं करा, गिलानी आ रही है। लेकिन फिर मैंने अपनी बात, मेरे को 1 घंटे का भाषण देना था, मैंने शायद 10-15 मिनट में अपनी बात समेटने की कोशिश की। मुझे लगता है हाँ ये मेरी गलती थी। उधर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भले ही गजेंद्र की मौत के लिए माफी मांग ली हो, लेकिन बीजेपी इस इशू को आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी कारकुनान ने यूपी के लखनऊ में जबरदस्त मुजाहरा किया है और केजरीवाल का पुतला भी नजर आतिश किया है। और वहीं आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने राजस्थान के दौसा जाकर गजेंद्र सिंह के पसमंदागान से मुलाकात की और इस मौके पर वहां सख्त इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली हुकूमत गजेंद्र सिंह के कुनबे के साथ खड़ी है। नाराजगी तो अब ये ऐसी बात है, हम नाराज होकर कर भी क्या सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसी कोई ताकत है नहीं और ये हुआ है तो वो तो वे भी खुद जानते हैं। और ये अनहोनी हमारे साथ में अनहोनी हुई है। जो माफी मांगने की बात आ रही थी कि आम आदमी पार्टी के मुखिया ने माफी तो एक शब्द है, माफी तो कोई किसी से कैसे ही मांग ले। आज इतने बड़े उसमें राजनीतिक होते हुए भी और वो एक छोटी ऐसी बातों से माफी मांगने से माफी मांग के पूर्ति करना चाहते हैं। मेरी संतुष्टि को आप क्या ये इससे संतुष्टि होती है क्या? जैसा जवान बेटा मरा हो, घर का कारोबार सब खत्म हो गया हो, इससे क्या संतुष्टि मिलेगी? ये तो आए हैं, ठीक है, हम इसका स्वागत करते हैं। अरे हमारे दुख में आकर शामिल हुए हैं, दुख बटाया है। उधर दिल्ली के साबिक वज़ीर आला शीला दीक्षित का कहना है कि केजरीवाल को अब धरना करने वाला या अपोजिशन का रोल खत्म करके रियासत के वज़ीर आला के रोल में आ जाना चाहिए। हो गई और एक फार्मर की मौत भी हो गई, उसके बाद उसको पॉलिटिसाइज करना। और खासकर मैं ये बात टिप्पणी इसलिए करना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये मीटिंग बुलाई थी तो उन्हीं के कहने पर तो वो फार्मर आए होंगे ना। और उन्होंने
اب لانچن لگا رہے ہیں پولیس کے اوپر یا فلاں کے اوپر، تو یہ لانچن لگانے کا ٹائم نہیں ہے. جو آپ کر سکتے ہیں کھیت کریے گا. اب ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ کیا کر دیا کیا نہیں کرا. تو میں تو اتنی پرارتھنا آپ لوگوں کے مادھیم سے کروں گی کہ کیجریوال جی کو اب مکھیہ منتری کا رول ادا کرنا چاہیے. ایک اپوزیشن کا یا ایک کیول دھرنے دینے والا رول ختم کر دینا چاہیے. سراج نقوی صاحب ایک مرتبہ پھر معافی مانگی ہے اروند کیجریوال نے، اور ان کا ماضی اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی غلطیاں ہوتی رہی ہیں، معافی مانگتے رہے ہیں. پچھلی مرتبہ سرکار چھوڑنے پر معافی مانگی تھی، اور اس کے مرتبہ بھی کئی سے مواقع آئے جب انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. اب روزانہ گجیندر سنگھ سے متعلق طرح طرح کی باتیں آ رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ ایک طرف دلی کی پولیس تھی جو کہ دہلی سرکار کے تحویل میں نہیں آتی، اور دوسری طرف یہ تھے کہ گجیندر کی موت کی تصدیق ہو جانے کے بعد بھی تقریر جاری رہی، اور جبکہ اروند کیجریوال کہہ رہے ہیں کہ اسے زندہ اتارا گیا تھا. کل ملا کر صورتحال کیا ہے؟ اس موت کو کیا واقعی خودکشی کہا جائے یا ایک ڈرامہ تھا جو کہ موت میں آخرکار تبدیل ہو گیا؟ نہیں، ڈرامہ تو نہیں تھا، بہرحال وہ خودکشی ہی ہوئی ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ گجیندر سنگھ کو شاید اس بات کا اتنا اندازہ نہ رہا ہو کہ اس کو کوئی بچانے کے لیے بھی نہیں آئے گا، لیکن بہرحال وہ پریشان تھا کچھ چیزیں. یہ بھی الزام سراج صاحب لگ رہا ہے کہ اس طرح کا ریئیکٹ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور پھر یہ بات تھی کہ کچھ لوگ وہاں پر ہیں موجود، وہ اسے اتار لیں گے اور یہ میسج جائے گا. اس چیز کو ثابت کرنا تو بہت مشکل ہے، کیونکہ مرنے والے کے ذہن میں کیا چیز چل رہی تھی اس وقت، اس کا کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. البتہ اس طرح کی خبریں آئیں کہ اس نے مرنے سے پہلے فون کیا اپنے بھائی کو کہ ٹی وی کھولو. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ خبریں کس حد تک ٹھیک ہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں سوسائڈ نوٹ بھی فرضی نکلا. جی، سوسائڈ نوٹ بھی فرضی نکلا. تو یہ ساری چیزیں جب تک پولیس کی انکوائری یا جو بھی ایجنسیاں اس کی جانچ کر رہی ہیں وہ سامنے نہیں آ جاتی، تب تک حقیقت کا پتہ نہیں چل سکتا. لیکن جہاں تک اس موضوع پر سیاست کا معاملہ ہے تو وہ انتہائی افسوسناک ہے. ابھی آپ کیجریوال کی بات کر رہے تھے، وہ دلی کے وزیر اعلیٰ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی ذمہ داریاں بہت ہیں. اور یہ بھی درست ہے کہ ان کی ریلی میں ہی وہ شامل ہونے کے لیے وہ کسان آیا تھا. اور عام آدمی پارٹی کے کئی لیڈروں نے، آشوتوش بھی اس میں شامل ہیں، خود کیجریوال شامل ہیں، یہ مانا ہے کہ ان سے کوتاہی ہوئی. لیکن اب یہ کہنا کہ معافی کافی نہیں ہے، تو اب آگے کی کارروائی تو ظاہر ہے کہ جو بھی پولیس کو کرنا ہے، پولیس ان سے جانچ میں سوال کرے گی، جواب دیں گے، وہ اپنا جو ان کا وہ ہے موقف وہ رکھیں گے. لیکن معافی کو ایک دم مسترد کر دینے کا بھی کوئی مجھے نہیں لگتا جواب. ویسے بھی دلی میں کوئی بھی واقعہ اس طرح کا ہوتا ہے تو کافی میڈیا ہائپ ہوتا ہے. نربھیا کا معاملہ ہم نے دیکھا، عصمت دری کے واقعات پورے ملک میں ہو رہے تھے، اسی طرح کسان پورے ملک میں خودکشی کر رہے ہیں، لیکن چونکہ دلی میں ہوا ہے قومی راجدھانی میں، اس لیے ظاہر یہ معاملہ بنے گا. عرفان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر عام آدمی پارٹی کے لیڈر جڑ گئے. عرفان صاحب، معافی مانگی ہے، افسوس کا اظہار کیا ہے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے. انہوں نے کہا ہے کہ تقریر گرچہ ہم نے مختصر کی تھی لیکن ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کے علاوہ آشوتوش نے بھی ایک طرح سے معافی مانگی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ذمہ داری اپنے اوپر عام آدمی پارٹی لے رہی ہے اس ہلاکت یا خودکشی کے لیے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے بھلے ہی کسانوں کے مفاد کے لیے یہ میٹنگ بلائی گئی تھی لیکن میٹنگ تو عام آدمی پارٹی کی ہی تھی. دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت ہی نازک اور حالات میں یہ سب ہوا. جی. اور پورے ملک کے اندر لوگ خودکشی کر رہے ہیں اور پوری طرح سے، بلکہ ابھی تو رپورٹ یہ آئی ہے کہ ہندوستان سب فہرست ہے پوری دنیا میں جہاں کسان خودکشی کر رہے ہیں. اتنے بڑے پیمانے پر خودکشی کسی جگہ نہیں ہو رہی ہے. تو لہٰذا ہمارا جو سسٹم ہے اور جو ایگریکلچر پالیسی ہے اور جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے یا اقتدار رہا ہے، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اتنا بڑا حادثہ دلی میں پارلیمنٹ کے 500 میٹر دور پر ہو گیا. اب اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ لیکن وہاں تو آپ کے لوگ بیٹھے تھے، آپ کے لیڈران کی میٹنگ تھی، آپ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے. اسی لیے اخلاقی بنیادوں پر معافی مانگی گئی ہے، اسی لیے انسانی بنیادوں پر معافی مانگی گئی ہے. جی. جہاں تک ایڈمنسٹریٹو فیلیور ہے، جہاں تک سرکاری مشینری کا فیلیور ہے، اس پر تو انکوائری بیٹھ چکی ہے. اور انکوائری بیٹھنے کے بعد اپنی کوئی نہ کوئی رائے دے گی، کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوتی تو زیادہ بہتر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی پارٹی اپنی ریلی بلا کر رنگ میں بند کیوں کرے گی، کیوں ایسی سازش کرے گی. یہ خیال میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. لہٰذا اس پر اس طرح سے سیاست ہو گئی ہے بھونڈے انداز سے. یہی وجہ ہے کہ 67 سال کے بعد کسان خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہا ہے. آج ان کی فیملی کے لوگ کہہ رہے ہیں دلی سرکار سے کہ انہیں شہادت کا درجہ دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح ڈیمانڈ ہے ان کی، صحیح مطالبہ ہے. تو کیا شہادت کے ساتھ ہم کھلواڑ کریں گے؟ کیا شہادت کے ساتھ جس طرح ہم مذاق کریں گے؟ اس موت کو ہمیں
निर्णय लेना पड़ेगा कि आया किसान मजबूर क्यों हो रहा है। अगर हादसा हुआ है तो वो हादसा है, अगर खुदकुशी की है तो खुदकुशी है। मैं समझता हूं उसके लिए मुहित इल्जाम वो लोग हैं जिनके हाथ में सिस्टम है, जिन्होंने सिस्टम को राइट किया है। लेकिन कांग्रेस तो ये भी मुतालबा कर रही है इरफानुल्लाह खान से कि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने ओहदे से। नहीं, अब बताइए, अब एक रैली के अंदर जिसमें पुलिस का रोल सबके सामने है, मीडिया कह रहा था चीफ का कि पुलिस का कोई आदमी निकल कर नहीं आ रहा है, मैं खुद वहां रैली में मौजूद था। अरविंद केजरीवाल साहब तो इस हादसे से मुश्किल से 4 या 5 मिनट पहले आए होंगे, मनीष सिसोदिया साहब भी उसी वक्त आए होंगे, वो बहुत पहले से वहां होंगे और पेड़ों पे लोग चढ़ते हैं। मैं समझता हूँ ये हादसा है और बहुत दर्दनाक। चलिए, आपका कहना है कि हादसा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सिराज नकवी साहब इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप इरफानुल्लाह खान साहब को सुना, कुछ मजमूई तौर पर अखलाकी जिम्मेदारी उन्होंने अपनी सतह से भी ली है और अरविंद केजरीवाल ने तो माफी मांगी, उन्हें तकरीर नहीं करनी चाहिए। इसे हादसा भी बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। नहीं, अब ये तो देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि ये तो जांच का मौजू है कि ये हादसा था या पहले से वो गजेंद्र सिंह ये तय करके आया था, या इसमें पुलिस की लापरवाही थी, या आम आदमी पार्टी के लोगों ने अपनी अखलाकी जिम्मेदारी कबूल की है। लेकिन इससे और लोगों की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। यकीनी तौर पर आम आदमी पार्टी की अगर मीटिंग जारी रही, रैली जारी रही, तो ये गलत चीज थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। खुद केजरीवाल ने इसको कबूल किया है। और ये बात भी सही है सिराज साहब कि चीफ मिनिस्टर दरख्त पर चढ़ करके किसी को उतारेगा नहीं, जाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस का जो रोल है लगातार, चाहे इसके तुर्कमान गेट वाला मामला हो उसमें भी काफी मशहूर रहा था पुलिस का रोल, चूंकि वहां भी एक आम आदमी पार्टी के लीडर का इन्वॉल्वमेंट बताया गया था और इस मर्तबा भी जो देखा जा रहा है कि पुलिस तमाशाई बनी रही। नहीं, मुझे हैरत इस बात पर है कि पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की वो भी बड़ी हद तक उसकी जबान से ऐसी है, उसमें आम आदमी पार्टी को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई है कि आम आदमी पार्टी के वर्करों ने रोका। मैं कोई आम आदमी पार्टी का तर्जुमान नहीं हूं, उस पार्टी का रुकन नहीं हूं, लेकिन जो चीजें सामने की हैं वो सबको नजर आती हैं। आम आदमी पार्टी का अखलाकी एक रोल उसमें था, उसने उस बात को कबूल कर लिया। इसमें भी कोई शक नहीं कि आम आदमी पार्टी के वर्कर्स, ठीक है केजरीवाल नहीं जा सकते थे, लेकिन दूसरे वर्कर्स को जाना चाहिए था और गए कुछ लोग, और वो लोग कौन थे, आम आदमी पार्टी के वर्कर थे या नहीं थे, ये मेरे इल्म में नहीं है बात, लेकिन कुछ लोग उसको बचाने के लिए चढ़े थे ऊपर। लेकिन पुलिस क्या करती रही इतनी देर तक? पुलिस का ये कहना कि साहब हमें लोगों ने रोक दिया और नहीं जाने दिया, ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात है। और उसमें सीधे सीधे किसी सियासी पार्टी को गलत ठहरा देना, ये एक तरह से सियासत है। और इसमें मरकज हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, इस तरह के बयानात सही मतलब सूरत हाल को समझने में रुकावटें खड़ी करते हैं। और एक सबसे अफसोसनाक पहलू ये हो गया इस वाकये के बाद कि एडमिनिस्ट्रेशन में ही टकराव पैदा हो गया है। जहां दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, वहां दिल्ली सरकार ने डीएम के जरिए भी जांच कमेटी बैठाई है। इरफानुल्लाह साहब, आपने सुना सिराज नकवी साहब को कि पुलिस का सबसे एक्टिव रोल होना चाहिए। पुलिस और अदालत के बारे में यह कहा भी जाता है और कई मरतबा देखने को आया है कि खुद नोटिस अदालतें भी लेती रही और पुलिस जहां पर भी देखती है कि कहीं पर गलत हो रहा है, किसी की जान जा रही है, तो पुलिस को एक्शन में आना चाहिए था। आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली पुलिस को इतनी बदगुमानी क्यों है आखिर? वो बिल्कुल ये उनके जो सियासी बॉसेस हैं और जो अब इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो नहीं चाहते कि दिल्ली गवर्नमेंट सही तरह से फंक्शन करे। आप बताइए, अगर पुलिस का रोल ये रहेगा कि वो खामोश तमाशाई बनी रहेगी तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो रहेगी दिल्ली के अंदर, वीमेन अनसेफ रहेंगी दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर इस तरह से अमवात होती रहेंगी, दिल्ली में इस तरह से पैरावी होगी। ये चाहते हैं कि क्योस पैदा हो, किसी तरह से इसका फेलियर हो। आप बताइए, वो पार्टी, वो सरकार जिसने सबसे ज्यादा मुआवजा ऐलान किया है दिल्ली की सरकार में, जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ। हमारी सरकार ने कहा कि हम यहाँ पर 1 इंच जमीन किसान की बगैर उनकी कंसेंट के नहीं लेंगे, हम लैंड एक्विजिशन बिल को एक्ट बनने के बाद भी लागू नहीं होने देंगे। हम किसानों के बीच में जाकर बजट बना रहे हैं अपनी दिल्ली सरकार का। जी, तो चलिए, किसानों के दरमियान जाकर बजट बना रहे हैं। दिल्ली डायलॉग कमीशन, जाहिर सी बात है इसी के लिए तश्कील दिया गया है। आम आदमी पार्टी हमेशा ये कहती रही कि हम लोगों के साथ डायलॉग करते हैं और उसके बाद कोई फैसले लेते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की मीटिंग में ये हादसा हुआ है या फिर खुदकुशी जो भी कहा जाए, जो वाकया हुआ है, उसके लिए जाहिर तौर पर सबसे पहले आम आदमी पार्टी पर ही आवाज उठी। और ये अच्छा किया आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली के वजीर अरविंद केजरीवाल ने कि अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए कम से कम अपनी तकरीर जो उस दौरान होती रही उसके लिए माफी मांगी है और आशुतोष ने भी अफसोस का इजहार किया है। प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो गया। यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ सिराज नकवी साहब मौजूद रहेंगे और प्रोग्राम के बाद जब हम लौटेंगे ब्रेक के बाद तो बात करेंगे कि दिल्ली सरकार ने, यानी माफ कीजिएगा यूपी सरकार ने, वहां के अखिलेश यादव की हुकूमत ने उर्दू जबान को अपनी रियासत में एक मरतबा फिर दूसरी सरकारी जबान का दर्जा देने का ऐलान किया है।
खबरों का महवर बनती हैं जो खास शख्सियात जिनसे मुतासिर होते हैं मुल्क और कौम के हालात। ऐसे रहनुमाओं की दो टूक बात सैयद फैसल अली के साथ। देखिए तकरार इतवार की रात 8:30 बजे और पीर की दोपहर 2:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। वक्त बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़िरा। स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफी जनाब सिराज नकवी साहब। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में उर्दू की। हुकूमत उत्तर प्रदेश ने उर्दू जबान को फरोग देने की जानिब एक बड़ा कदम उठाया है। वज़ीर आला अखिलेश यादव ने इसको लेकर सभी सरकारी महकमों को हिदायत दी है कि अब वो उर्दू को दूसरी सरकारी जबान के तौर पर इस्तेमाल करें और उर्दू में आने वाली सभी दरखास्तों पर भी उसी तरह कार्रवाई यकीनी बनाएं जिस तरह से दीगर जबानों में आने वाली दरखास्तों पर होती है। मैं आपको बता दें कि 1989 में ही यूपी हुकूमत ने उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया था, लेकिन उसके खिलाफ अदालत में अपील कर दी गई थी। लेकिन अदालत की हरी झंडी मिलते ही अब दोबारा हुकूमत ने इस पर काम करने की हिदायत जारी कर दी है। इससे पहले भी मुलायम सिंह यादव ने रियासत के वजीर आला रहते हुए उर्दू के हवाले से तमाम सरकारी दफातर में उर्दू में नेम प्लेट लिखने का फरमान जारी किया था, लेकिन उनमें भी बहुत सी खामियां पाई गई थी। इस खबर का इस्तकबाल करते हैं कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दे दिया गया है और हमारी हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेश कृष्ण जी ने हमारे सारे कमिश्नर्स को और डीएम्स को और यही नहीं कि उनको खबर दी, बल्कि गाहे बगाहे वो जियो जारी करके इस बात को हमारे यहाँ ताज़ा रखते रहे कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा मिलना चाहिए। बिलाशुबा सुप्रीम कोर्ट में भी हमें इस तरह की कामयाबी न मिलती अगर हमारी हुकूमत की मुस्बत पैरवी नहीं होती। 94 में इन्हीं मुलायम सिंह साहब, इनके आजकल बेटे साहब वजीर आला, इनकी गवर्नमेंट थी, तो करीब 5000 उर्दू ट्रांसलेटर्स अपॉइंट किए गए थे। उनमें बहुते रिटायर हो गए, बहुते मर गए और सब प्रमोट कर दिए गए। आज तक किसी एक जगह को पूरा नहीं किया गया है। ट्रांसलेटर की बहाली की गई थी, 94 की बात कही जा रही है। सिराज नकवी साहब आपने सुना। फिर उसके बाद यह है कि 2017 में यूपी में इलेक्शन है और नेम प्लेट की जो बात कही गई थी वो भी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुआ था, कई खामियां थी। तो क्या जो नया फैसला आया है यकीनी तौर पर इसका खैर मकदम होना चाहिए, लेकिन क्या इलेक्शन की तैयारी अखिलेश हुकूमत की मानी जाए यूपी में? फैसले का तो खैर मकदम होना चाहिए। और जहां तक इलेक्शन की बात है तो शहबाब साहब, जहां जमहूरियत होती है वहां की हुकूमतें फैसले जब करती हैं तो जाहिर है उनके सामने एक वोट का हुसूल भी एक मकसद तो होता है। ये बहरहाल उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। वो समाजवादी पार्टी का मामला हो, कांग्रेस का मामला हो या बीजेपी का मामला हो, बात सिर्फ इतनी है कुछ पार्टियां वादे करती हैं, उस वादे पर कितना अमल करती हैं ये देखने की बात होती है। तो समाजवादी पार्टी ने अगर ये वादा किया था और उस पर अमल किया है, जहां तक भी अमल किया है, तो उसका खैर मकदम होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल, बहुत जो ज्यादा अहम सवाल है मेरे नजदीक, वो ये है कि वजीर आला ने जो हिदायत जारी की हैं उन पर किस हद तक अमल हो पाता है। जैसे मैंने अभी कहा कि सिर्फ बात कह देने से मामला खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि उसके लिए बहुत सी बुनियादी चीजों की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी दफ्तर में ये कहा जाता है कि आप उर्दू की दरखास्तें लीजिए, तो देखने वाली बात यह कि वहां उर्दू को समझने वाला आदमी है या नहीं है। तमाम सरकारी दफातर की ये बात है। उर्दू मुतरजम पहले भी रखे गए थे, ट्रांसलेटर्स रखे गए थे, लेकिन इसके बावजूद वो चीजें बहुत प्रमोट नहीं हो सकी। और मैं ये जानता हूं, अपने जाती तौर पर मेरी नॉलेज में ये बात है कि बहुत से उर्दू टीचर, बहुत से उर्दू ट्रांसलेटर आज भी उर्दू में काम नहीं कर रहे हैं, वो दूसरी जगहों पर उनको लगा दिया गया है। तो बुनियादी चीज ये है कि जिस जबान के फरोग की आप बात कर रहे हैं, सरकार ने बात की, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत मुस्बत कदम है। ये कदम बहुत पहले दूसरी सरकारों को भी उठाना चाहिए था और अखिलेश यादव सरकार ने उठाया, तो यकीनी तौर पर ये बहुत अच्छा कदम है। लेकिन आपने इस पर अमल के लिए बात कही है कि वो दूसरी जगह काम कर रहे हैं। कुछ रियासतों से शिकायतें आई हैं जहां उर्दू दूसरी सरकारी जबान है कि उर्दू के जो अमले हैं वो उर्दू डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, और दूसरी बात यह कि जहां नहीं है इस तरह का अमला, जैसे तमाम सरकारी दफातर में जो वजीर आला ने हिदायत जारी की है, उस हिदायत पर अमल के लिए यह जरूरी है कि हर दफ्तर में इस तरह का स्टाफ मौजूद हो। तो मुझे नहीं मालूम कि इस सिलसिले में कोई कार्रवाई हुई है या नहीं है, लेकिन जब तक ये कार्रवाई नहीं होती तो जाहिर है कि हर दफ्तर का कहना यह होगा कि भाई हमारे पास तो उर्दू का आदमी नहीं है, तो हम उर्दू की दरखास्तें लेके करेंगे क्या? वो उर्दू की दरखास्तें सिवाय इसके धूल फांकती रहेंगी, उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो इसलिए यह भी जरूरी है कि हुकूमत ने जो फैसला किया है उसको और आगे बढ़ाया जाए और उर्दू के ताल्लुक से जो चीजें हैं
बुनियादी चीजें उन पर अमल किया जाए। उर्दू के स्टाफ की भी भर्ती हो ताकि किसी भी दफ्तर में अगर उर्दू की कोई दरखास्त आती है, कोई मामला आता है, तो उर्दू समझने वाले, उर्दू में जवाब लिखने वाले, उर्दू में कार्रवाई को आगे बढ़ाने वाले लोग, यहां तक कि पुलिस स्टेशन और पोस्ट ऑफिस में भी इस तरह का इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि अगर उर्दू दूसरी सरकारी जबान बनेगी तो वहां भी दरखास्तें जा सकती हैं उर्दू में। तो इस तरह की अगर कार्रवाई, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जब तक पूरी तरह से इंतजामात नहीं किए जा सकते हैं, ये ऐलान जो है पूरी तरह से कहा जाए कि नाफिज नहीं हो सकता है। लेकिन बहरहाल जिस तरह की कोशिश अखिलेश यादव की सरकार ने एक मरतबा फिर की है, समाजवादी पार्टी ने पहले इस तरह की कोशिश की थी, तो किस तरह का उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा इलाका उर्दू का हब कहा जाता है, किस तरह के तलबा और तालबात को किस तरह का वहां पर फायदा मिलेगा, खासतौर से अगर एजुकेशन की बात करें हम तो? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर सरकार इस पर और आगे बढ़ती है, इस फैसले को और आगे लेके जाती है, तो उर्दू बोलने वालों को, उर्दू पढ़ने वालों को इससे हौसला मिलेगा। उर्दू को ये बात हमेशा से कही जाती रही है कि उर्दू को रोजगार से जोड़ने की जरूरत है। तो अगर उर्दू रोजगार से जुड़ती है तो इसके बड़े मजबूत नताइज बरामद होंगे। और इसमें लखनऊ तो पूरा उर्दू, आप जानते हैं, उर्दू का एक स्कूल माना जाता है। और यूपी के बहुत बड़े जिले ऐसे हैं, बेशतर हिस्सा ऐसा है कि जहां उर्दू बोलने वाले, उर्दू लिखने वाले और पढ़ने वाले मौजूद हैं। को जो हमारा अखबार, उर्दू का अखबार वहां यूपी के बड़े मकबूल अखबारों में है, दूसरे अखबार भी यूपी से निकल। चलिए, आपने तालीम की बात कही, एजुकेशन की, और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर तालीम और आरएलडी के तर्जुमान डॉक्टर मसूद अहमद साहब। मसूद साहब, खैर मकदम है आपका। आलमी समय में सिराज नकवी साहब ने बहुत तहे दिल से अखिलेश यादव के इस फैसले का खैर मकदम किया है, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक बात यह भी कही है कि जब तक तमाम दफातर में उर्दू के अमले मुकर्रर नहीं किए जाएंगे तब तक ये पूरी तरह से नाफिज नहीं हो सकता है। तो क्या सूरत हाल है इस वक्त? इस वक्त सूरत हाल तो यह देखे, पहली बात तो यह है कि उर्दू जो है सेकेंडरी लैंग्वेज कोई आज नई बात नहीं है जी। और 1989 में उर्दू को सेकेंडरी लैंग्वेज का दर्जा हासिल हो गया था। और जमाने में कुछ उर्दू टीचर्स अपॉइंट हो गए थे, ट्रांसलेटर्स अपॉइंट हुए थे। दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उस वक्त में जो अपॉइंट हुए, जो नियुक्तियां हुई थी, उसमें कुछ लोग रिटायर हो गए। वो रिश्तियां आज तक नहीं भरी गई हैं जी। वो रिश्तियां आज तक नहीं भरी गई, तो हम उसमें क्या कह सकते हैं? पहली बात तो यह है कि अखिलेश यादव जी ने चलो किया है, हम उस पर नुक्ताचीनी नहीं करना चाहते, लेकिन आपकी बातों से मायूसी जरूर झलक रही है। इतना तो है, मायूसी है कि हम देख रहे हैं जी। इसलिए कि मैंने पहले ही कहा कि नीयत साफ हो तो नीति काम करती है। उर्दू के सिलसिले में बहुत सारे इस तरीके से हर हुकूमत ने बात किया है, लेकिन उसके लिए किसी ने काम नहीं किया है। और अब मैं समझता हूं कि अब मैं तो और किसी चीज में नहीं जाना चाहता। संस्कृत जो है, संस्कृत ये भी तो एक लैंग्वेज है। उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में बोलने वालों की संख्या न के बराबर है। उसके सिलसिले में तो हम रोज घोषणाएं सुनते रहते हैं, लेकिन उर्दू के सिलसिले में कभी किसी को कुछ करता हुआ नहीं, जबकि ये सबकी लैंग्वेज है, सबकी भाषा है, सबकी जबान है, सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और उर्दू जबान जो है रोजमर्रा की जिंदगी में हर शख्स बोलता हो, चाहे किसी तबके का हो, चाहे किसी वर्ग का हो, चाहे किसी जात का हो, चाहे किसी मजहब का हो। अब अगर उर्दू को अगर रोजी रोटी से नहीं जोड़ा जाएगा तो इसकी तरक्की मुमकिन नहीं है। ये तो मदरसों के जरिए जी उर्दू कुछ जिंदा है, मदरसों के जरिए, मुशायरों के जरिए, कवियों के जरिए और शायरों के जरिए कुछ हद तक जिंदा है। बाकी अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया। जब तक सरकार उर्दू को रोजी रोटी से नहीं जोड़ेगी, और इसके लिए काम हो चुका, मैंने किया है 1993 में जब मैं वजीर तालीम हुआ तो पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे कराया। उसमें 65,000 उर्दू टीचर्स की जरूरत थी, और उसके लिए मैंने अदीब, कामिल, फाजिल, मौलवी, मौलाना, मुंशी और मोलिम की डिग्री को जो है हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए और बीटीसी के बराबर किया, और उसके तहत कुछ नौकरियां भी मिली लोगों को। लेकिन मेरे इस्तीफा देने के बाद आज तक कोई भर्ती नहीं हुई। दुख के साथ ये कहना 65,000 उर्दू टीचर्स की जरूरत थी, वो हो जानी चाहिए थी। तो चलिए सिराज साहब, डॉक्टर मसूद अहमद भी यही मामला उठा रहे हैं जो मामला आपने उठाया था कि जब तक उर्दू को रोजगार से नहीं जोड़ा जाएगा तो उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाने से कोई खास फायदा नहीं है।
सिराज साहब। नहीं, मैंने तो अभी आपसे ये बात कही, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, ये जो सारी बहस है, ये सरकार ने जो अब तक कार्रवाई की है उर्दू के ताल्लुक से, उस पर है कि कौन सी सरकार ने क्या किया। और मैं आपको याद दिला दूं कि जब ये कांग्रेस सरकार के दौरान बदकिस्मती है कि जब गालिबन जहां तक मुझे याद है शायद नारायण दत्त तिवारी की सरकार थी और अम्मार रिजवी ने उर्दू के ताल्लुक से बिल पेश किया था, और इस बिल के खिलाफ जाने वाले लोग भी जो अदालत गए थे वो भी कांग्रेस के लोग थे। तो सियासी पार्टियां तो हमारे साथ खेल खेलती रहती हैं। समाजवादी पार्टी की हुकूमत ने एक मजबूत कदम उठाया, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ उर्दू के ताल्लुक से उर्दू वालों की जिम्मेदारी भी बहुत अहम है। हम हुकूमतों पर ही अगर मुनहसिर रहेंगे तो सारे काम नहीं हो सकते। बदकिस्मती यह है कि हम उर्दू की बात करते हैं, उर्दू वाले आमतौर पर उर्दू की बात करते हैं। मैं ये जानता हूं जाती तौर पर कि बहुत से उर्दू के घरानों में लोग उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं। मिसाल तौर पर अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे बच्चे जाहिर है कि दूसरे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहां साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग, लेकिन जाती तौर पर मैं ये मानता हूं और मैंने ये किया भी है कि अपने बच्चों को कम से कम उर्दू इतनी सिखाइए कि उर्दू के अखबार पढ़ सकते हैं। मैं इसे कहता हूं कि तमाम उर्दू वाले जो उर्दू के हक की बात करते हैं वो उर्दू को रोजी रोटी से जोड़ने की बात भी बहुत जरूरी है, लेकिन पहले वो अपने घरों में उर्दू का माहौल पैदा करें। मसूद साहब, बहुत अहम बात सिराज नकवी साहब कह रहे हैं, आप वजीर तालीम रह चुके हैं, घर में अपने बच्चों को उर्दू की तालीम देना और कम से कम यहां तक कि अखबार की हेडलाइंस उर्दू अखबार की वो पढ़ लें, इतना तो जरूरी है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो सर्वे बताता है उसमें हालात काफी खराब है, क्योंकि उलमाए दीन के घर में भी हिंदी अखबार नजर आते हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा, जब तक रोजी रोटी से इसको नहीं जोड़ेंगे, मकसद क्या है जी, सिर्फ बोलने से तो काम चलेगा नहीं, रोजी रोटी का मसला भी है। जिस जबान से लोगों को नौकरी मिलेगी, जैसे आज आप देख रहे हैं मैक्सिमम लोग वो इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में दाखिला लेकर के तालीम हासिल करने लगे। क्यों? आज यह है कि बगैर इंग्लिश के, बगैर अंग्रेजी की तालीम के नौकरी मिलना मुश्किल है और कंपटीशन का दौर है, वो कंपटीशन में आगे नहीं जा सकते। उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। और मैंने कहा ना कि ये जो स्टे की बात, ये जो कोर्ट की बात आती है, कोर्ट में मामला गया था। तो चलिए, सौतेला व्यवहार, सौतेला सुलूक हुआ है, तफरीक बरती गई, आप कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल एक जो नया फैसला आया है अखिलेश हुकूमत का उत्तर प्रदेश की, उसका खैर मकदम करना चाहिए और इस उम्मीद के साथ कि इस फैसले का नफाज भी सही तरीके से होगा। और जैसा कि सिराज नकवी साहब और आप दोनों ने यह बात कही कि जब तक अमली सतह पर इसको काम नहीं किया जा सकता, तकर्रुर नहीं होते, बहालियां नहीं होती और उसके बाद माहौल नहीं बनाया जाता उर्दू का, तब तक ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। अब हम देखेंगे कि किस तरह से दूसरी सरकारी जबान का दर्जा एक मतलब फिर मिल चुका है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो उर्दू है वो कहां तक फूलती फलती है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मसूद साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए, सिराज नकवी साहब आपका भी। नाज़रीन, हालात हाज़िरा को यहीं पर खत्म करते हैं, आपको याद दिलाते हुए कि आप इस प्रोग्राम को और आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन पर हमारी वेबसाइट समयलाइव.com। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय।